जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी पेपर 2024 का ये प्यारा सा मॉडल पेपर है। ठीक है, ये कक्षा 10 जो विद्यार्थी 2023 और 24 के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका 22 फरवरी में जो एग्जाम है, ठीक है, 22 फरवरी को जो प्रथम एग्जाम है हिंदी है, ठीक है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी पेपर किया गया है। यदि आप इसे अच्छे से सॉल्यूशन के साथ देख लेते हैं तो आप कम से कम 60 से लेकर 60 यानी 65 से लेकर मतलब 65 से लेकर 68 नंबर तक एज इट इज आप ला सकते हैं, क्योंकि हमने टारगेट बना लिया कितना परसेंट। ठीक है, हमने टारगेट बना लिया 95%। ठीक है, हम जो ऑफलाइन क्लासेस कराते हैं उसमें भी ये सब क्या कर देते हैं एकदम डिटेल में। कम से कम 2 साल का पेपर आप सॉल्व करके चले जाएंगे एग्जाम में ना, तो आप फोड़ के चले आएंगे। ठीक है, तो हम आज इसमें देखने वाले हैं किसका, हिंदी। ठीक है, हिंदी। ठीक है, अब ये हिंदी को देखने वाले एकदम डिटेल में। तो देखिए, यदि टाइमिंग की बात की जाए तो 15 मिनट यानी 3 घंटा कितना होता है, 3 घंटा 15 मिनट होता है। पूर्णांक की बात की जाए तो 70 नंबर का होता है और 30 जो नंबर होता है आपके क्या कर देते हैं, स्कूल से वो दिया जाता है। आप स्कूल पे डिपेंड करता है आपको कितना दे रहे हैं। मगर आप यदि ये पेपर करते तो 70 में से कम 60 से लेकर 65 एज इट इज आप ला सकते हैं। ठीक है, कुछ निर्देश यहां दिए गए। देखिए, 15 मिनट आपको क्या कर देना, पेपर को एकदम अच्छे से तरीके से क्या कर देना, आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 15 मिनट में आपको क्या कर देना, वीआईपी तरीके से पेपर को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसके खंड अ होते हैं और खंड ब होते हैं। ठीक है, खंड जो अ होता है वो क्या होता है, बहुविकल्पी यानी MCQ होता है। क्या होता है, MCQ होता है। आपको स्कूल में क्या कर दिया जाएगा, आंसर की के साथ आपको क्या OMR सीट दी जाएगी। कौन सी सीट, OMR सीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें उसी को आपको क्या कर देना, OMR सीट के जरिए आपको लिखना रहता है। ठीक है, इसे आप एकदम वीआईपी तरीके से लिखेंगे तो आपका बहुत बढ़िया एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, देखिए OMR सीट पे क्या लिखा है, काले अथवा नीले पेन का प्रयोग करना। ठीक, और बाल पेंट का, ठीक है, बाल पेन का प्रयोग करना, जेल पेन का प्रयोग न करें। जेल पेन करेंगे तो उधर छप जाएगा तो आपसे दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, एक बार यदि काला कर दिए तो दोबारा क्या कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है बहुविकल्पी क्वेश्चन तो 1 नंबर का होता है, तो आपको पता ही है। इसमें प्लीज आपसे अनुरोध है, OMR सीट हमने ऑफलाइन क्लासेस में OMR सीट बच्चों को जब देते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, लोग गूंज देते हैं, कट पीट कर देते हैं, सही से वो नहीं करते। क्योंकि हम तो सही से मान जाते हैं, अच्छा इस पे वो टिक किया तो सही हो, क्योंकि ये OMR सीट आपकी क्या होगी, कंप्यूटराइज चेंज होती है। उसमें आपकी जो भी प्रिंट रहती है उसके कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता है और वो सिलेक्ट कर लेता। आप OMR सीट पे यदि आप रॉन्ग कर दिए हैं, ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं ऐसे गोला रहता है, ठीक है, ऐसे ये गोला रहता है तो आप ऐसे टिक मार दिए तब भी रॉन्ग है। ठीक है, आप ऐसे कलर कर दिए तब भी, पूरा आपकी ब्लैक पेन से या नीले पेन से क्या कर देना, आपको अच्छे तरीके से ऐसे क्या कर देना, ब्लैक करना पड़ेगा। ठीक, एक बार यदि किसी पे आप टिक मार दिए तो न तो आप काटे नहीं है, न तो इसमें इरेजर का प्रयोग करें, न व्हाइटनर का प्रयोग, किसी भी तरह का ऐसा चीज का प्रयोग आप न करें, आपसे अनुरोध है। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें निर्देश थी। ठीक है, अब हम अपने बहुविकल्पी क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन खंड अ है। खंड अ में टोटल कितने हैं आपके, 20 नंबर के हैं। टोटल 20 नंबर के 50 नंबर आपको थ्योरी करना रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। आप देखिए, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सर ये सब कैसे जानेंगे हम किस युग के हैं। ठीक है, इसका जो अलग वीडियो आपकी हम एक लेकर आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, द्विवेदी युग कब से कब स्टार्ट होता है, इसमें कितने लेखक आते हैं, उस लेखक के द्वारा लिखी गई उनकी कृतियां यानी कार्य क्या किए थे एक्चुअल में, उसे तो हम डिटेल में बताने वाले। पहले इसे देख लेते हैं, गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला दे रखा भारतेंदु युग, दूसरा दे रखा द्विवेदी युग और तीसरा दे रखा शुक्ल युग और चौथा दे रखा शुक्लोत्तर युग। तो गुलाब जो राय जी हैं, ठीक है, गुलाब राय जी हैं, किस युग के कवि हैं, ठीक है, किस युग के लेखक हैं आपके, द्विवेदी युग के। किस युग के, द्विवेदी युग के। ठीक, इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिखा चिंतामणि किस विधा की रचना है। जो चिंतामणि है किस विधा की रचना, इसे आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे ऑप्शन, ठीक है, तो चिंतामणि देखिए, चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई है, चिंतामणि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई। चिंतामणि एक तरह की कौन सी विधा है, ये देखा जाए तो एक निबंध विधा। अब निबंध विधा है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा निबंध, दूसरा दे रखा कविता, तीसरा दे रखा नाटक और चौथा दे रखी कहानी। तो चिंतामणि जो तुम्हारी है, चिंतामणि वो तुम्हारे पास कौन सी है, निबंध। अभी क्या बताएं, ये चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई एक निबंध है। आपसे भी पूछ सकता है चिंतामणि किसकी रचना है, तो यहां पर 4
लेखक का नाम दे देगा। तो आप याद रखिएगा चिंतामणि किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, ठीक है। देखिए और उसके बाद क्या लिखा है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है। जो गबन है किसकी रचना, पहला दे रखा मुंशी प्रेमचंद की या जयशंकर प्रसाद की या निराला जी की या तुम्हारे पास क्या दे रखा हरि कृष्ण प्रेमी जी की। अब देखिए ये जो है आपकी गबन जो किसकी रचना है, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी, मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। आप इस पे मार देना, ठीक है। अब ये पूछेगा ये गबन जो है क्या है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है। तो ये तो जो गबन है तुम्हारे पास एक्चुअल में देखा जाए तो ये उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, शुक्ल युग की समाअवधि। शुक्ल युग जो है, ठीक है, देखिए हर एक युग हमारे सिलेबस में देखा जाए तो शुक्ल युग पढ़ना है, शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, और रीति युग और आधुनिक युग, यही तुम्हें क्या कर देना, हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमसे पूछा शुक्ल युग की समाअवधि है, शुक्ल युग जो है उसकी समाअवधि है। तो पहला दे रखा 1936 से लेकर 1943, 1919 से लेकर 1938, 1900 से लेकर 1918 उपयुक्त सभी। आपसे अनुरोध है यदि आप कहीं कोई भी चीज ले, विद्या लिए हैं, चाहे आप क्या लिए अवतार लिए हैं, तो प्लीज उससे आप न देखिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या कर दिए, ये वेरिएशन रख रखा। आप बुक चाहे आप उन्नति प्रकाशन का लिए हो, चाहे राजीव प्रकाशन का जो एनसीईआरटी वगैरह, तो उससे आप प्रीफर करिएगा, ये सब सारी डेट तो सही रहेगा। क्योंकि हमने ऑफलाइन क्लास में जब उन्होंने बोला, ठीक है, हम उनसे बोले कि ये जो शुक्ल युग होता 1900 लेके 19 से लेके 1919 से लेके 1938 तक रहता। तो ये अवतार वगैरह में क्या कुछ और दे रखा डेट, तो प्लीज आप अनुरोध है, ठीक है, उसे आप यानी करेक्शन कर लेना, बुक से जरूर पढ़ना। बुक्स देखिए, बुक बहुत सारे राइटर लिखे होते हैं, ये 60-70 रुपए का आप ले लेते हैं, तो उसमें हमने बहुत सारा, अभी हम फिजिक्स में जब हाई स्कूल में कराते हैं तो उसमें बहुत सारी इरर रहता है, ठीक है, इरर बहुत सारा रहता है। क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ कोई दिया रहेगा और सोल्यूशन के साथ आंसर कुछ और लाएगा, फार्मूले के साथ हम सब लोग आंसर कुछ और लाते हैं। तो उससे प्लीज अनुरोध है आपसे थोड़ा सा करेक्शन कर लिए। मतलब शुक्ल युग की समाअवधि 1919 से लेकर 1938 के बीच में। निश्चय क्वेश्चन पूछा है नीड़ का निर्माण, ठीक है, नीड़ का निर्माण पहले पूछ रखा किस विधा की रचना है, जीवनी है या आत्मकथा है या आपका क्या होता है, लिखा है क्या साक्षात्कार या भेंट वार्ता या रेखा चित्र है। तो नीड़ का निर्माण जो है एक तरह का आत्मकथा, क्या हो गया, एक तरह का आत्मकथा। तो आत्मकथा मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर पूछा प्री प्रवास किस युग की रचना। अब देखिए यहां से युग पूछ दिया, प्री प्रवास किस युग की रचना। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। तो छठा का ऑप्शन दे रखा है प्री प्रवास किस युग की रचना, द्विवेदी युग की रचना है या भारत तेदु युग की रचना है या प्रगति युग की रचना है या आपकी छायावादी युग की रचना है। तो आपका प्री प्रवास देखा जाए किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना। किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है, ठीक। ऐसे आपको काम कर देना। लिखा है 7वां क्वेश्चन मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला जानते हो किसकी रचना, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये अब बताओ हरिवंश जो राय बच्चन जी थे वो तुम्हारे पास उत्तर छायावादी युग के वो लेखक थे, ठीक है। तो इसमें लिखा है मधुशाला किसकी रचना है, पहले दे रखा रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा दे रखा है हरिऔध दे रखा, तीसरा दे रखा है हरिवंश राय बच्चन दे रखा, सुमित्रानंद पंत। तो आपको क्या कर देना, तीसरे नंबर पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना, ठीक। ये हो गया इसके बारे में। और नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आपसे लिखा है तुम्हारे पास भारत भारती किसकी रचना है। अब देखिए भारत जो भारती किसकी रचना है आपको इसे बताना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो भारत भारती किसकी रचना है, ये देखा गया भारत भारती किसकी रचना, पहले दे रखा ऑप्शन में सियाराम शरण गुप्त जी हैं या तुम्हारे पास मैथिली शरण गुप्त जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा। तो ये भारत भारती जो किसकी रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना, किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं आधुनिक काल। देखिए आधुनिक काल हम बोले ना हमारे 4 ही हमारे सिलेबस में टोटल 4 ही हैं, ठीक है। तो इसमें तुमसे पूछा आधुनिक काल कब से कब, मतलब आधुनिक काल की समाअवधि पूछा, कब से स्टार्ट हुआ कब से खत्म हुआ। तो आधुनिक काल मतलब अब तक जो चलेगा तो उसे आधुनिक काल बोलेंगे। तो लिखा 1943 से लेकर अब तक और 1843 है जी, 1643 से लेकर 1843, 1918 से लेकर 1936, 1936 से लेकर 1943 तक। तो ये तुम्हारे पास यानी 1884 से 1843 से लेकर अब तक, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट है। अब यही चीज आप सेम टू सेम हमने ऑफलाइन क्लास में कराया, तो जो जितने लोग हमारे, ठीक है, स्टूडेंट थे वो क्या जैसे गाइड वगैरह पढ़ के आए थे पतली पतली, उसमें कुछ और दिया है, ठीक है। तो उससे इसीलिए आप बोलते हैं थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ये लिख दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 10वां जो हमारे पास है इसके बारे में आपको बता देते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें से कह रखा मतीराम किस युग के कवि हैं? जो एक्चुअली मतीराम जी हैं वो किस युग के कवि हैं? तो देखिए, आप यदि रीतिकाल पढ़े होंगे तो रीतिकाल में, रीतिकाल कब से स्टार्ट होता है? 1643 से लेकर 1843 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये रीतिकाल के हमारे पास कौन है? ठीक है, मतीराम जो हो रीतिकाल के क्या एक कवि हैं। ठीक है, तो इन्हें पहला दे रखा आधुनिक काल, दूसरा दे रखा आदिकाल और तीसरा दे रखा भक्ति काल या चौथा दे रखा रीतिकाल। तो आपको रीतिकाल पे क्या कर देना है? टिक लगाना है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या कह दिया है? लिखा हास रस का स्थायी भाव। देखिए, आप यदि रस पढ़ेंगे, ठीक है, तो रस पढ़ेंगे तो हमारे सिलेबस में कोई दो ही रस है, एक हास रस और दूसरा क्या हो गया? करुण रस। ठीक है, हमारे पास दो ही रस है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हंसना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक यानी दुख होता है। ठीक है, तो इसमें हमसे दे रखा है हास रस का स्थायी भाव। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ये तो करुण रस का है। ठीक है, तो हम देखिए, आप याद रखिए, कोई भी ऐसे सेंटेंस दे देगा, कह देगा इसमें कौन सा रस है, ऐसे भी पूछ सकता है। मगर यहां से हमसे पूछ दिया हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हंसना होता है। ठीक है, हास्य भी लिख सकते हो। और करुण का तुम्हारे पास क्या होता है? दुख यानी शोक भी होता है। ठीक है, तो यहां पर हास्य रस का अस्थायी भाव तुम्हारे पास क्या होता है? शोक होता है या रीति होती है या हास्य होता है या निर्वेदे होता है। तो ये अब क्या होता है? हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हंसना यानी हास्य होता है। ठीक, ये आपको पीट देना इस पे। अब देखिए, आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा क्वेश्चन नंबर 12, लिखा सोहत ओढ़ पीठ पया सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आपत पर वो प्रकाश। ठीक है, तो इसमें कह दिया कौन सा अलंकार है? तो आप यदि अलंकार पढ़े होंगे तो हमारे सिलेबस के अंतर्गत 3 अलंकार है। अलंकार यदि पढ़े होंगे, ठीक है, तो हमारे सिलेबस के अंतर्गत कितने अलंकार है? तीनों का हम नाम लिख देते हैं। सबसे पहले तुम्हारे दे रखा उपमा अलंकार, उसके बाद क्या दे रखा है? रूपक अलंकार। ठीक है, यहां से रूपक अलंकार, और क्या लिखे? उपमा हो गया, रूपक हो गया, एक हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब ये 3 अलंकार हमारे सिलेबस के अंतर्गत हैं। ठीक है, अब देखिए, आप ऑप्शन में देख रखा, ये लिखा है सोहत ओढ़ पट प्यात श्याप यानी पट श्याम सलोने गात। इसमें से कौन सा तुम्हारे पास अलंकार है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा उपमा अलंकार, और दूसरा दे रखा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा दे रखा रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। यदि आप बुक पढ़े होंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार की जहां परिभाषा लिखा जस्ट उसी के नीचे ये एग्जाम्पल दिया होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रोला छंद के कितने चरण होते हैं? ठीक है, रोला छंद के कितने चरण होते हैं इसे आप को क्या कर देना है? बताना है। ठीक है, तो रोला में बताओ कितने चरण होते हैं? देखा जाए हमारे सिलेबस में एक हमारे पास सोरठा है, एक रोला है। ठीक है, तो रोला चरण में टोटल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कैसे? देखिए, ऐसे लिखकर यहां कर देते हैं और ऐसे करके फुल स्टॉप लगा देते हैं, यहां करके कामा और ऐसे करके क्या हो गया? डबल इन्वर्टेड कामा। तो ये से हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। इसे हम, ओ भाई दरवाजा, ठीक है, ये द्वितीय पद हो गया, ये तुम्हारे पास तृतीय पद, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? चतुर्थ पद। यानी प्रथम और तृतीय पद में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दूसरे में और चौथे में आपकी कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं होती हैं। याद रखिए, रोला जो होता है, ठीक है, रोला छंद होता है, उसमें टोटल 4 चरण होते हैं। एक चरण यहां आके फुल स्टॉप तभी स्टार्ट होता है, एक चरण आके यहां फुल स्टॉप तभी स्टार्ट होता है। प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में कितनी चरण होती है? पहला 3, 2, 4 या 5। तो क्या कर देंगे आप? क्या कर देंगे? 4 पे आप क्या कर देंगे? टिक मार देंगे। ठीक, ऐसे ही आपको क्या कर देना? करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं किस पे? आकर्षण पे आते हैं। ठीक है, आकर्षण पे आते हैं। ठीक, इसे थोड़ा खोला जाए भाई, तब उजाला थोड़ा लगेगा। ओ भाई तू कहां चल दिया? ठीक है, पूछा है आकर्षण शब्द किस, ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग। ठीक है, तो ये लिखा है तुम्हारे पास आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? एक हमारे पास उपसर्ग होता है, एक हमारे पास प्रत्यय होता है। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है? उपसर्ग होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? प्रत्यय होता है। ठीक, कितने लोग कहेंगे सर टिक मार दिए, सिंपल से चलिए। नहीं भाई, ठीक है, यदि आप समझे रहेंगे ना तो आप कहीं भी फाड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कहोगे? हमें कहोगे अभी हम टिक मारते बन चलते जाएंगे दूसरे यूट्यूबर की तरह। नहीं, आपको क्या कर देते हैं? हमसे डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। देखिए, हम सब लोगों को समय नहीं रहता है, नहीं तो सब कुछ अपलोड करा देते हैं एकदम ईजी तरीके से, क्योंकि हम सब लोग ऑफलाइन क्लासेस वगैरह चलाते हैं। ठीक, उसमें ही हमें टाइम सब नहीं मिलता है। ठीक है,
थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो यूट्यूब पे डाल देते हैं, ठीक है। तो लिखा उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है, कोई शब्द के, ठीक है, कोई शब्द है उसके पहले जो वर्ड लगा हुआ है और उसका पूरा अर्थ क्या कर दे, चेंज कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय है जो शब्द के बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो यहां से हमें उपसर्ग, उपसर्ग के जो शब्द पहले लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग। जैसे तुम्हारे पास मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, मूल्य है, ठीक है। तो यदि अ आगे लग जाए तो ये बताओ क्या हो गया, अमूल्य हो गया। पहले मूल्य जो था उसका कोई ना कोई अर्थ था। अब बताइए मूल्य मतलब बहुत मूल्यवान, पैसावान, अमूल्य मतलब उसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अ जो लगा है तुम्हारे पास उपसर्ग है। तो इसमें पूछा है आकर्षण जो शब्द है किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पहला दे रखा वी, तो इसमें बताइए वी कोई वर्ड नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मान, इसमें भी कोई वर्ड नहीं है, ठीक। अब आते हैं मेन पे, ये हो गया, यह हो गया, दो ही पे हमारे पास मुकाबला है। तो बताइए अक, यदि आक रहता तब भी नहीं रहता, तो ये तुम्हारे पास ये भी रॉन्ग हो गया। ये हमारे पास डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, टिक हो गया। देखिए कितना आसान था, ठीक। उपसर्ग समझ गए होंगे, ठीक है। इंग्लिश में कितने बंदे होंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, सिफिक्स बोलते हैं, ठीक है। सफिक्स बोलते हैं, कहीं कहीं सिफिक्स पढ़ते हैं, सफिक्स बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, साधारण वाक्य होता है, और दूसरा देखा जाए तो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य होता है, दूसरा क्या हो जाएगी हमारे पास, मिश्र वाक्य होगा। टोटल देखा जाए तो हमारे पास कितने वाक्य होते हैं, 3 वाक्य होते हैं। तो लिखा रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2, ये तो नहीं, 5 नहीं, 6, 3, 3 वाला तुम्हारे पास क्या कर देना, तुम टिक मार देना, इस पे मार देना, ठीक। तो ये 3 वाला ऑप्शन क्या हो गया, इज द करेक्ट ऑप्शन। लिखा है पीतांबर में कौन सा समास है, ठीक है। पीतांबर में कौन सा समास है, समास हमें बताना है, ठीक है। तो लिखा है, ठीक, समास देखा जाए तो टोटल हमें चारों समास पढ़ना है। लिखा है तुम्हारे पास द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, और तत्पुरुष होता है, कर्म धारय होता है, ठीक है। तो थोड़ा तथ्य हम आपको बता दें समास के बारे में, ठीक है। समास के बारे में आपको थोड़ा सा हम अवगत करा देते हैं, ठीक है। देखिए हम आप तो यहाँ पर लाते हैं, ठीक, दिख तो रहा होगा, ठीक, थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, आप मैनेज करिएगा, ठीक। हमारे पास द्वंद्व समास होते, द्विगु समास होते, कर्म धारय समास होते हैं और बहुब्रीहि समास होते हैं। ये बहुब्रीहि सबसे लास्ट में। हमारे 4 द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं एवं संज्ञा होते हैं। कहने का मतलब जैसे दोनों जो पद हैं वो सब तुम्हारे पास प्रधान रहते हैं, जैसे माता और पिता। तुम द्वंद्व समास कैसे पहचानोगे, द्वंद्व समास है, उनके बीच में ऐसा यदि चिन्ह लगे, जैसे तुम्हारे पास ये लिखा बहन और डैश ढाई भाई कर देता है, ऐसे क्या हो गया, बहन और यहाँ पर क्या कर देता है, भाई। तो ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है वो द्वंद्व समास के लिए लगता है, और किसको प्रदर्शित करता है, और को प्रदर्शित करता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल ये दे रखा, ठीक है। अब नीचे तुम्हारे पास यहां पर आते हैं, लिखा द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद तुम्हारे पास याद रखना, द्विगु समास में हमेशा संख्यावाचक शब्द आएगा। क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण आएगा। जैसे चौराहा, 400 हो, 4 चौराहों का समूह क्या कहलाता, चौराहा कहलाता। त्रिलोक मतलब 3 लोक का, अष्टकोण मतलब 8 कोण का, पंचभुज मतलब 5 भुजा का, ऐसे आपको पूछेगा, ठीक है। तो अब द्विगु समास में मतलब संख्या से संबंधित रहेगी। कर्म धारय समास में तुम्हारे पास क्या आते हैं, देखिए लिखा प्रथम पद तुम्हारे पास विशेषण होते हैं, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। जैसे तुम्हारे पास क्या होता है, देखो श्याम एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। देखो दूसरा शब्द तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास क्या संज्ञा शब्द, इसका जो ये शब्द है इसकी विशेषण विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, घन श्याम, घन के श्याम, ठीक है। और सुपुरुष, पुरुष तुम्हारे संज्ञावाद है तो इसके बगल में सु लगा दिया गया, ठीक है। अब लिखा पुरुषोत्तम, ऐसे आप समझ सकते हैं। कमल तो यहाँ पर नील लगा दिया गया, कमल यानी क्या होगा, नील कमल हो जाएगा, ठीक। अब लिखा बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मतलब दोनों पद को यदि अलग अलग कर दिए तो उनका अलग अलग अर्थ लिख रहेगा। जैसे गजानन हो गया, और क्या होगा, चक्रपाटी हो गया, दशानन हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तुम्हारे था जिसके समास के बारे में। अब हमसे यहां लिखा है पीतांबर, ठीक है, पीतांबर, ठीक है। अरे भाई साइड में बोले भाई क्या कर रहा है, ठीक है। पीतांबर यानी पिता प्लस अंबर होता है, ठीक है, हम पीतांबर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कर्मबद्ध है, ठीक है, कर्मधारय समास ये भी रंग, द्वंद्व समास ये भी रंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो बहुब्रीहि समास, क्योंकि उसे अलग अलग जैसे गजानन, पीतांबर ये सब आ जाते हैं, ठीक नहीं, दशानन, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये तो भी तो रॉन्ग हो जाएगा। लिखा है आंसू शब्द का तत्सम लिखिए। तो देखिए क्या होता है, एक शब्द आता है तत्सम और दूसरा तुम्हारे पास क्या आता है, तत्भव आता है। क्या होता है, तत्भव आता है। अब तत्सम क्या होता है, जिस शब्द का सही शुद्ध शब्द लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम। जिसका खराब यानी अशुद्ध शब्द लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तत्भव बोलते हैं। तो हमसे कह रखा आंसू शब्द का, ठीक है, आंसू शब्द का तुम्हें क्या बताना है, तत्सम बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहां चल देते हैं थोड़ा सा।
ठीक है। तो पहले ऑप्शन दे रखा है अश्रु दे रखा, अंशु दे रखा, रोना दे रखा, आंख, तो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, आम यानी आंख सही है। यदि देखो कहीं कहीं सर्प लिखा रहता तो ये सांप को सर्प लिखते हैं, ग्राम को गांव लिखते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो वही चीज क्या होता है, तद्भव तत्सम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 18 नंबर, कर्तवाच्य की किसकी प्रधानता होती है, ठीक है, कर्तवाच्य की किसकी प्रधानता होती है, यानी कर्तवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता होती है। तो इसमें लिखा कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर आप क्या मारेंगे, इसमें देखिए कर्तवाचक तो मतलब कर्ता का क्या होगी, प्रधानता यहां पर से दे रखा, ठीक है। और लिखा तुम्हारे पास क्या हो गया, ताव्य शब्द, ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा सा वचन और विभक्ति पढ़ना पड़ेगा, उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई एक पढ़ लीजिएगा, उसी को आपका कर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। लिखा ताव्य शब्द का एक वचन और विभक्ति तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बाबू आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जाए तो यहां पर लिखा रहता है एक वचन, द्विवचन और तुम्हारे पास क्या हो गया, बहुवचन। तो यहां पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी और हर संबोधक होता है, ऐसे होता है कि नहीं। तो यहां पर बालका, बालका, बालकम, बालकम, राम रूप ले, बालक का रूप, राम का रूप, नदी का रूप। तो उसमें एक आता तभ्य, तभ्य में पहला दे रखा षष्ठी विभक्त एक वचन, या सप्तमी विभक्त द्विवचन, या षष्ठी विभक्त तुम्हारे पास बहुवचन, या तुम्हारे पास क्या दे रखा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो ये देखा जाए तो क्या होगा, चतुर्थी विभक्त बहुवचन। इसके लिए आपको भाई थोड़ा सा वो वाला सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पर आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, लिखा निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम मतलब समझते हो कि नहीं, ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मनुष्य, मनुष्य एक संज्ञा शब्द है, बचपन एक संज्ञा शब्द है, यानी वह शब्द जो है तुम्हारे पास क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है, सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास इसके बारे में हो गया टोटल भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ठीक है, जो हमारा अति महत्वपूर्ण है, जो 50 नंबर अकेले ही लेकर बैठा मेरे भैया, ठीक। इसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम क्या कर देते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर अब इसे हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सब इस सब को हम क्या कर देंगे, देखिए थोड़ा सा लेंदी होगा, लगभग आधा घंटा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से हमारा हम लोगों का क्लासेस भी चलता है, ठीक है। तो आपको क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमारे आते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा तेजी से पढ़ देते हैं, ठीक। ये जो सेंटेंस दिया गया है, देखिए टोटल हमारे पास गद्य आता है और क्या आता है, पद्य आता है। गद्य जो रहेगा, गद्य से टोटल 3 क्वेश्चन पूछेगा, और हर एक क्वेश्चन क्या रहेगा आपका 2 नंबर का रहेगा, तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ऐसे एक सेंटेंस दे देगा, ठीक है, मतलब एक पैराग्राफ दे देगा, सेंटेंस नहीं ये पैराग्राफ है भाई, ठीक है। देखिए पैराग्राफ आपको दे देगा, ऐसे 3 क्वेश्चन पूछ देगा। तो पूछेगा गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी भाग इतने से लिया गया है, उसके पाठ ये और इसके रचयिता या इसके लेखक या इसके कवि ये हैं। तो आपको इसे क्या कर देना, बताना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, रेखांक, ये रेखांकित जो किया गया है, रेखांकित अंश की क्या कर देनी, आपको क्या कर देनी, व्याख्या करनी पड़ी, मतलब जो अंडरलाइन किया गया है उसे आपको क्या कर देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। ये आपको बताना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास लिखा लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। यदि आप पहला ही चैप्टर गद्य का मित्रता वाला पढ़े होंगे तो इससे आप कर देंगे समाप्त, ठीक है। तो कहानियां थोड़ी थोड़ी क्या करते हैं, आप तो टाइम नहीं है, मगर 2-4 साल का क्वेश्चन देखिए, वो कौन जल्दी जल्दी रिपीट किया तो उसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें ये नहीं आ रहा तो अथवा करके दिया यहाँ पर भी, ठीक है। तो हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, तो ये से तुम्हें यहाँ से दे रखा कितना, 1 2 3 4 लाइन, इससे भी तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला करेंगे तभी 6 नंबर, एक क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करना चाहे, अथवा वाला टच करना चाहिए, ये वाला करना, कोई एक ही, ठीक। इससे भी तुमसे 3 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ से आपके सामने ये दे रखा है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे तुमसे पूछा है, लिखा गया दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं, मतलब ये जो दिया गया है, ठीक है। अब यहां से देखिए ऊपर गद्यांश था, अब यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पद्यांश हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु, ठीक है, गिरी लोहे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या कर देना पड़ेगा यहां से। अब इसको थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्या कर दे, देखो यहां तक आपको सेंटेंस आपको क्या करना, पढ़ना पड़ेगा। फिर इस पे भी आपको क्या करेगा, 3 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन क्या रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा, तो 6 नंबर आपका यहां से बनने वाला है, ठीक है। तो आप चाहे ये करिएगा, चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करिए, अथवा करके यहाँ पर उपयोग में कर सकते हैं, ठीक है। ये दे रखा है इसके बारे में,
ठीक। और लिखा तुम्हारे पास 1 2 3, अब 3 में से तुम्हारे पास क्या दे रखा, अथवा भी करेंगे तभी आपको 3 दूना 6 नंबर आएगा। मगर देखिए आप वहाँ अलंकार यदि पढ़े हैं, ठीक है, तो अलंकार पढ़े तो इसमें पूछेगा ये जो दिया गया सेंटेंस इसमें कौन सा अलंकार है, ये तुम्हें बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। अलंकार भी थोड़ा सा पढ़ लेना। परिभाषा में देखिए क्या, परिभाषा पढ़नी, उदाहरण पढ़नी, पहचान पढ़नी, मतलब पहचान, कोई सेंटेंस दिया गया तो कैसे तुम पहचान सकते हो कि ये कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। तो यहाँ पर अलंकार देखिए, यहाँ पर भी पूछा है, इसमें भी तुमसे अलंकार ही पूछे जाएगा, ठीक है। और लिखा है वो तो हिंदी का गद्यांश और पद्यांश था, यहाँ पर तुमसे क्या पूछ दिया है, संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश पूछा जाएगा, जो कितने नंबर का रहेगा, 5 5 10 नंबर का। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर, संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो लिखा है, ठीक है, गद्यांश में से किसी एक संदर्भ में तुम्हें क्या करना, अनुवाद करना। तो लिखना 2 + 3, मतलब पहले तुम क्या लिखोगे, संदर्भ लिखोगे, फिर हिंदी में क्या कर दोगे, अनुवाद करोगे तो 3 नंबर मिलेगा। तो टोटल मिला के कितना नंबर हो जाएगा, 3 2 5 नंबर। तो इसे आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए इसमें चाहे ये करिएगा चाहे ये करिएगा, इसमें देखिए, इसमें जब गद्यांश पद्यांश लिखते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग इतने से लिया गया है, बस। इसके रचयिता एक्चुअल में होते नहीं है, ठीक है। यदि आपको आता है तो लिख देंगे, नहीं तो एक्चुअल में होते ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें नीचे तुमसे लिख रखा है, यहाँ से लिखा गया दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित तुम्हें क्या कर देना, अनुवाद करना। इसमें भी सेम टू सेम करना पड़ेगा। ऊपर गद्यांश था, नीचे तुम्हारे पास पद्यांश है। अब कहेंगे सर संस्कृत में कैसे पद्यांश होता, जो बीच बीच में 2 2 3 3 लाइन दिए रहती है, एक्चुअल में हुई तुम्हारे पास क्या होती है, पद्यांश होती है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास 2 लाइन यहाँ दे रखा, 2 सेंटेंस, और इसके बारे में तुमसे 5 नंबर थे। ये तुम्हारे पास इसका पहले संदर्भ लिखना, फिर तुम्हें हिंदी अनुवाद करोगे तो ये टोटल 5 नंबर यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस, देखिए ये 2, एक यहाँ पर श्लोक दिया, एक श्लोक यहाँ दिया, दोनों श्लोक को क्या कर देना, एक ही श्लोक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक। ये हो गया। फिर तुमसे कह दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम्हारे पास कितना रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। अब ये देखा जाए, ठीक है, खंड काव्य जो होता है, खंड काव्य के आधार पर, ठीक है, खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के क्या कर देना, एक ही उत्तर लिखना है। किसका लिखना, तुम्हें एक ही किसी का उत्तर लिखना है। किसका उत्तर, एक ही का तुम्हें क्या कर देना, उत्तर लिखना है। अब इसमें किसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। अब देखिए ऐसे अनुरोध है, आप यूपी के किस जिले से हैं आप कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आप उससे बता दिया जाएगा, क्योंकि ये टोटल यहां से देखा जाए तो 9 क्वेश्चन आपके होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपके जिले में जो निर्धारित किया गया उसी को आपको लिखना है। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लिख सकते हैं, प्लीज ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने अपने जिले का बताइएगा तो उस पर हम क्या करेंगे, अपना यहाँ से वीडियो अपलोड कर देंगे। देखिए क में 1 और 2 कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, कोई एक करना, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, सर्ग रहता है, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तो कोई एक सर्ग आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, किसी एक पर क्या करना है, पूरे डिटेल में तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे आते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा, लिखा गया है दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय तुम्हें लिखना, किसी एक का जीवन परिचय लिखना तथा उनके प्रमुख रचनाओं का क्या कर देना, उल्लेख करना। सबसे पहले यानी तुम्हें 1 2 3 यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, किन्हीं क्या कर देना, तीनों में से किन्हीं एक का, ठीक है। ये देखा जाए आपको जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुम 1 साल से नहीं 2006 से देख लो, आज तक ही कंटिन्यू ये पूछा गया, 10 साल से ये, ठीक है। तो ये आप क्या कर दीजिएगा, प्लीज याद कर लीजिएगा, इनका जीवन परिचय पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 1 2 रचना का क्या कर देगा, उल्लेख आपको कर देना है। तो आपको क्या है, 5 नंबर यहां से मिल जाने वाला है, ठीक। ये सब क्या करिए, वीडियो आपको बना के जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी तुम्हारे पास 6 का ख दे रखा, नीचे दिए गए ये तुम्हारे लेखक थे, यहाँ पर कवियों में से किसी एक का तुम्हें क्या कर देना, जीवन परिचय लिखना है। जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी होते हैं, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे, महादेवी वर्मा, या तुम्हारे पास यहाँ दिया है महाकवि सूरदास। महादेवी वर्मा के भी बहुत अति महत्वपूर्ण, वो भी आता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 में से ये तो आसान रहता है। देखिए जो आपको क्या कहता है आसान लगे उसे तो कम से कम याद कर सकते, तो उसे आप अटेम्प्ट करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये होगा, इसमें क्या कर देना, किसी एक का जीवन परिचय लिखना और प्रमुख रचना का उल्लेख करना। तो ये भी कितने नंबर का हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक। और 7वां नंबर क्वेश्चन तुमसे कितना दे रखा है, लिखा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब ये जो प्रश्न पत्र है इस पेपर में आया न हो, तुम्हारे पाठ्यक्रम में हो, उसी को क्या कर देना, यहाँ कंठस्थ करके लिखना पड़ेगा। कंठस्थ करके क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा श्लोक के रूप में, ठीक।
ये होगा तो आप श्लोक याद कर लेना। ठीक, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के क्या उत्तर संस्कृत में लिखिए। मतलब 4 क्वेश्चन यहां से दिया रहेगा और किन्हीं दो का तुम्हें क्या कर देना है, उत्तर संस्कृत में लिखना। पहला दे रखा भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, इस पे इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट यदि स्क्रॉल करके इधर जाएंगे, ठीक है, तो इसमें लिखा है पुरुराज क आसित। ठीक है, तो इसके बारे में बताना। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है चंद्रशेखर क आसित, इसके बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा बीरेण के पूजती, ये वाला क्वेश्चन देखा जाए तो कईयों साल से रिपीट कर रहा है। बीरे यानी क्या है, बीरे के पूजेती। ठीक है, बीरे बीरेण पूजती, इसके बारे में मार देना। ठीक है, हम जब ठीक है कितने में 2017 में नहीं 2016 में एग्जाम दिए थे। ठीक है, 2016 में एग्जाम दिए थे हाई स्कूल का, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब से ये आज तक ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे पास क्या दे रखा है, निम्नलिखित के, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या कर देना, निबंध लिखना। किस पे, एक पर आपको निबंध लिखना, जो कितने नंबर का रहता है, 7 नंबर का रहता है। और ऐसे 4 आपको क्या कर दिया, निबंध दे दिया जाएगा, किन्हीं एक पे आपको क्या कर देना, निबंध लिखना। अब देखिए ये 7 नंबर का रहेगा तो कम से कम आपको कितना पेज, 2 पेज आपको क्या कर देना, एकदम अच्छे से भर के आनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसे आपको क्या कर देना, आना ही आना है भाई। ठीक है, तो देखिए निबंध आपको तो लिख ही सकते हैं, ऐसे नहीं लिखिएगा, हेडिंग डाल के लिखिएगा। ठीक है, उसी हेडिंग के अंदर 5-6 लाइन लिखेंगे तो 4-5 हेडिंग में आपका क्या 2 पेज आराम से भर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर तुमसे क्या रखा 10 नंबर क्वेश्चन तुमसे 4 नंबर का तुम्हें क्या कर दे रखा, देखो रुचि की, ठीक है, रुचियों के उल्लेख करते हुए मित्र को एक पत्र लिखना। चाहे तुम पत्र लिखो, चाहे तुम नीचे शिकायती पत्र लिख सकते हो, एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या केवल एक लिखना पड़ेगा, चाहे आप पत्र लिख दीजिए, चाहे अपना मित्र को पत्र लिख दीजिए, या तुम्हारे पास कोई शिकायती पत्र जैसे फीस माफी पे आ सकता है, या स्कूल में नल की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण से इस पे आ सकता है। 2022 में पूछा था कि यानी नल की, ठीक है, स्कूल में पानी की असुविधा होने के कारण प्रिंसिपल को आपको पत्र लिखना पड़ेगा उसमें। मगर इसमें तुम्हारे पास पूछा है उत्तर मध्य रेलवे की एक शिकायती पत्र लिखिए, टिकट निरीक्षण, मतलब जो टीटी आते हैं उनके द्वारा अभद्र व्यवहार करने का उल्लेख करना है। ठीक है, मतलब आपको ये पूरा लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, 70 नंबर टोटल यहां से कर दिया। अब देखिए सबसे पहले देखा जाए तो आप यदि कुछ भी तैयार नहीं किए हैं तो आप क्या कर देंगे, जीवन परिचय क्या कर देते हैं यहां से, जीवन परिचय। कितना, जीवन परिचय आपको क्या कर देना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। जो आपका हर साल पूछा जाता तो उसे तो कटेगा नहीं, 5 और +5 10 नंबर में, लेखक और कवि का ये टोटल 10 नंबर यहां से हो जाएगा। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, श्लोक हो जाएगा। ठीक, श्लोक आपका 2 नंबर का हो जाएगा, ये भी तो कटने वाला नहीं है, ये तो आया ही आएगा। और तुम्हारे पास क्या हो गया, खंड काव्य देखा जाए। ठीक है, खंड काव्य देखा जाए तो आपका कितने नंबर का, 3 नंबर का, ये भी तो कटने वाला नहीं है। ठीक है, जीवन परिचय श्लोक हो गया, खंड हो गया, और यहां से निबंध हो गया। निबंध तो क्या हो गया, हर साल तो निबंध पूछा जाता है, तो ये कितने नंबर का, टोटल 7 नंबर का। और पत्र लेखन देखा जाए तो कितने नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास ऐसे तुम्हारे पास ये देखा जाए तो कितना हो गया, और देख लेते हैं इधर से। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो ये हो गया खंड काव्य, लेखक, और ये श्लोक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से देखा जाए तो आपको क्या कर देंगे, केवल थोड़ा तैयार करेंगे तो भी बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं आप हिंदी वाले पोर्शन से, ठीक है, हिंदी वाले गद्य से, केवल गद्य से, और यहाँ से क्या कर देते हैं, पद्य से 6 नंबर दिया तो मान लेते हैं आप 4 नंबर पाते हैं। ठीक है, और संस्कृत वाले पोर्शन से 5 दिया तो मान लेते 3 नंबर पाते हैं गद्य और पद्य से। ठीक है, तो आप ऐसे यदि करेंगे तो कईयों नंबर आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 10, 2, 12, 15 हो जाएगा, 15 और 7 कितना, 22 हो जाएगा, 22 और 6 22 और 4 26 हो जाएगा, 26 और 4 30 हो जाएगा, 30 और 4 34 हो जाएगा, 34, ये तुम्हारे पास 40 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इधर उधर से कहीं 10 नंबर खींचेंगे, ठीक है, तो आपको कितना नंबर हो जाएगा, ये 50 नंबर का। और मान लेते स्कूल में 30 नंबर दे तो 80% क्या हो गया आपका, यहाँ से भनने से बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जो कंफर्म रहता है, जो जीवन परिचय पूछे ही पूछेगा, श्लोक, खंड काव्य, निबंध, पत्र, ये सब तो क्या कर दिया आज ही से, क्या कर दिए, तैयार करना स्टार्ट कर दिए। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।